हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयूरी भागवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 2, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ज्योग्राफी का लेक्चर 1 भी हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, सो दैट स्टार्टिंग से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। और आपको अगर ये दोनों लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आई विल बी योर एजुकेटर फॉर नाउ एंड मेरा ये टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से ही। आप इसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। इस पे ही मैं अपने सारी लेक्चर्स के सारे पीडीएफ और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड मेंस के क्वेश्चन यहाँ पोस्ट करूँगी। सो अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। तो पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं, उसमें हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ जो टॉपिक है ये स्टार्ट किया था पिछली बार। तो इस बार हम देखेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए आपने जब भी अर्थ के बारे में सोचा होगा सबसे पहले आपके दिमाग में ज़रूर एटमॉस्फेयर, स्पेस ये सब आया होगा, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा क्या है जो अर्थ को इस शेप में, इस फॉर्मेशन में आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एंड ये टॉपिक हमको पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना ज़रूरी क्यों है। तो देखो, इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसी से हम बाकी एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं अर्थ के। जैसे कि अर्थ का सरफेस जो है वो इस तरह से इवॉल्व कैसे हुआ, किस तरह से कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिवीजन हुआ, किस तरह से हमारे इतने सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दूरी पे हैं, अलग अलग ओशंस हैं। ठीक है, ये सब जानने के लिए इसके अलावा कई सारे जियोफिजिकल फिनोमेनाज होते हैं अर्थ पे, जैसे कि वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक। ये सभी जियोफिजिकल फिनोमेनाज को समझने के लिए इंटीरियर जानना ज़रूरी है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रॉक्स जो हैं, रॉक्स के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही पूरे अर्थ के जो सरफेसेस हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होती है। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। देखो, अर्थ का अगर हमने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ लिया तो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज का इंटरनल स्ट्रक्चर भी लगभग इसके सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी हमने देखा था पिछली बार, ये प्लैनेट्स कैसे बने थे ये देखा था हमने, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी हमने। तो उसके टाइम पे बिग बैंग थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो बिग बैंग जब फिनोमेना हुआ था, बिग बैंग एक्सप्लोजन जब हुआ था तो सारे प्लैनेट्स एक साथ बने थे। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वैसा ही मिलता जुलता बाकी प्लैनेट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो होगा। उसके अलावा जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर का क्या लेना देना है इंटरनल स्ट्रक्चर से। तो देखो, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अर्थ के अंदर से जो गैसेस रिलीज हो रही थी एनर्जी के फॉर्म में, ये गैसेस और कुछ नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस ही थी। और जब ये गैसेस एनर्जी के फॉर्म में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलीज हुई, इसी से बना हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको डी गैसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन किस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे कि मैं अगर डायमंड की बात करूं तो डायमंड एक हैवी मेटल है। ठीक है, हैवी मिनरल है, यानी कि वो अर्थ के क्रस्ट पे आपको नहीं मिलेगा आसानी से। इतने, जैसे अगर आप ज़मीन को खोदने लगे तो ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा खोदा और आपको कोई भी मिनरल मिल जाएगा। ये मिनरल्स एक्चुअल में कोर, मेंटल, इन सब जगहों पे आते हैं और इन सब लेयर्स से ऊपर उठ के आते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट और इंटरनल एनर्जी। अब मैं ये सब क्या बात कर रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आगे आपको समझ आएगा, क्योंकि जब मैं अर्थ की लेयर्स की बात करूंगी कि अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जब इन तीनों लेयर्स की बात करूंगी तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में समझ आने लगेंगी। ठीक है, देखिए अब अर्थ के इवोल्यूशन में अर्थ के जो स्ट्रक्चर है, अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, उसको बनने के लिए 2 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा था, एक एंडोजेनस और एक एक्सोजेनस।
एंडोजेनस प्रोसेस वो होती हैं जो अर्थ के विद इन से होती हैं। अर्थ के अंदर से अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसे एंडोजेनस कहा जाएगा, और अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसे एक्सोजेनस कहा जाएगा। जितने भी मेजर जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल फिनोमेनाज हैं, वो सब कुछ एंडोजेनस प्रोसेस के कारण ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं वॉल्केनो की बात करूं, अर्थक्वेक की बात करूं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के फॉर्मेशन की बात करूं, ये सब एंडोजेनस प्रोसेस के कारण ही होते हैं। इसलिए एंडोजेनस प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जब हमको पढ़ना है अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर तो हम कैसे पढ़ें? हमारे पास कोई सोर्सेज तो होने चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या हैं। डायरेक्ट सोर्सेज हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज जिससे हम सीधे पता लगा सकते हैं क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग। अगर आप अर्थ को डिग करें, ठीक है, यहाँ ड्रिल करें, तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक। ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रिलिंग आज तक हुई है अर्थ की, वो मैक्सिमम हुई है 12 किलोमीटर तक। इसके आगे ह्यूमन आज तक अर्थ को डिग नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, क्योंकि अर्थ का डायामीटर जो है वो लगभग 6300 किलोमीटर्स है, तो इतना डिग करना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये कुछ कुछ आपको शुरुआती एविडेंसेस दे सकता है डीप अर्थ माइनिंग और ड्रिलिंग। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। देखो, वॉल्केनो, आपको पता होगा वॉल्केनो मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका फिनोमेना पूरा हम बाद में समझेंगे, लेकिन वॉल्केनो मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा माउंटेन जैसा फॉर्मेशन जिसके थ्रू अंदर से मैग्मा, लावा, ये सब बाहर निकल के आए। ठीक है, ईदर साइलेंटली या फिर एक्सप्लोजन के फॉर्म में, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब देखो, जब भी वॉल्केनो इरप्ट करेगा तो उसके अंदर से लावा, रॉक्स, ये सब चीज़ें भी निकलेंगी, गैसेस। तो उससे हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का कुछ हद तक पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट सोर्सेज से भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज ज़रूरी इसीलिए हैं क्योंकि ये सीधे तो पता नहीं लगाते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे देते हैं अर्थ के इंटीरियर की। जैसे कि पहला चीज़ देखते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर विथ डेप्थ। ठीक है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे जब भी आप अर्थ के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ये कुछ 6300 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है अर्थ की। मैंने आपको पहले डायामीटर बोल दिया था, ये रेडियस है। ठीक है, तो जो अर्थ है उसकी रेडियस लगभग 6300 किलोमीटर्स है। मतलब अगर आप अर्थ सरफेस से शुरू करें तो सेंटर तक जाने में आपको 6300 किलोमीटर्स यहाँ पे ट्रैवल करने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे सरफेस से इनर कोर की तरफ आप जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी के साथ भी सेम चीज़ है, जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो यहाँ दे देती हूँ कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम जब अर्थ की लेयर्स देखेंगे तो हम यहाँ पे मेनली 3 लेयर्स देखेंगे। एक तो है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेजरली 3 लेयर्स होती है अर्थ की, एक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आप यहाँ डेंसिटी वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्रस्ट, मेंटल और कोर की तरफ जाते हुए यहाँ डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे क्रस्ट में इतनी डेंसिटी है, मेंटल में इतनी है, आउटर कोर में इतनी है, और अल्टीमेटली इनर कोर में जो सेंटर है अर्थ का, उधर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी डेंसिटी हो जाती है। एंड अगर सेम मैं बात करूँ इनर कोर के टेम्परेचर की, तो ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सन के सरफेस के हिसाब से इक्वल टेम्परेचर है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली बार कि सन के सरफेस पे लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और सेम टेम्परेचर हमारे इनर कोर में रहता है अर्थ की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना हीट यहाँ पे जमा हुई होगी। लेकिन फिर भी इनर कोर जो है ना, ये लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है इनर कोर। ऐसा क्यों, ये हम आगे समझेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर अंदर जाते जाते ज़्यादा होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, प्रेशर क्यों बढ़ता है? देखो, टेम्परेचर कई सारे रीजन से बढ़ सकता है अर्थ के अंदर। एक तो होता है रेडियो एक्टिव डिके, दूसरा होता है यहाँ पे टाइडल फ्रिक्शन भी होता है, कई बार यहाँ पे प्रीमॉर्डियल हीट भी होती है। अब इनका मतलब क्या है? देखो, अंदर जो है कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, रॉक्स होती हैं, उनके डिके से जो एनर्जी बनती है वो रेडियो एक्टिव डिके के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हुई।
सेकेंड, प्रीमोर्डियल हीट। जब अर्थ बना था, जब प्लैनेट बना था, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी अर्थ के अंदर ही, वो एक हीट का फॉर्मेशन कर लेती है, एक हीट का फॉर्म ले लेती है और उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल हीट। देन बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की। ठीक है, तो पहला हमने देखा प्रेशर और टेम्परेचर जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, और ये एक सोर्स हो सकता है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने का। सिस्मिक वेव्स की बात करें तो देखो, सिस्मिक से मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, और सिस्मिक वेव्स की बात करूं तो आप इसको अर्थक्वेक वेव्स के फॉर्म में समझ सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि ये अर्थ है, प्लीज पार्डन माई ड्रॉइंग, ओके, यहाँ पे शेप को प्लीज पार्डन करना। अब सपोज ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे से एनर्जीज रिलीज हुई। ठीक है, ये एनर्जीज सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज हुई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एनर्जीज हैं ये क्या, यहाँ पे जहाँ पे रिलीज हो रही हैं प्रेशर के साथ, यहाँ पे ये एक फॉल्ट क्रिएट करेंगी, और फॉल्ट के थ्रू ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये इधर वोल्केनो, इधर अर्थक्वेक, इन सब के फॉर्म्स में निकलेगी। तो अब ये देखो, ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स के भी टाइप्स हैं। ये वेव्स एक तरह से हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती है अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ, जिनकी हमने ऑलरेडी बात करी, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इन तीनों लेयर्स के बारे में ये सिस्मिक वेव्स किस तरह से बताती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो सिस्मिक वेव्स निकल रही हैं, ये इनकी वेलोसिटी के बेसिस पे, इनकी स्पीड के बेसिस पे, ये कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही हैं, इन सभी के बेसिस पे हम अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे जान सकते हैं। देन मीटियोराइट्स। देखो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था मीटियोराइट्स क्या होते हैं। जो भी एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स का रेमिनेंट रह जाता है, अगर वो अर्थ की तरफ आगे बढ़े तो वो मीटियोर हो जाता है। ठीक है, और अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी अगर वो पूरी तरह बर्न आउट नहीं होता है और अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसे कहते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट अगर अर्थ के स्ट्रक्चर पे गिरता है, अर्थ के सरफेस पे गिरता है, तो जब रिसर्चर्स इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो उनको, अगर जब वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उससे उनको कुछ कुछ अंदाज़ा लग जाता है अर्थ के बारे में, क्योंकि हर सेलेस्टियल बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। और क्योंकि मीटियोराइट जब कुछ कुछ पूरा बर्न होके बाकी जो पोर्शन होता है वो सरफेस पे गिरता है इनका, इसीलिए जो इनका कोर एरिया है वो रिसर्चर्स के सामने आता है और उसको फिर रिसर्चर्स स्टडी करके अर्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ पॉइंट। ठीक है, कि ग्रेविटेशन के थ्रू भी आप अर्थ के सरफेस का, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बताया जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में भी जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर के कारण हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचाए रखने के लिए, और अर्थ के ऊपर जो गैसेज हैं उनको बचाए रखने के लिए, और सोलर विंड से बचाने के लिए अर्थ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से सोर्स हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने का। नाउ ये हमने देख लिया है। अब देखो, जब हम सिस्मिक वेव्स की बात करते हैं तो सिस्मिक वेव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने का। मैंने आपको बताया सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सिस्मिक वेव्स का मतलब एक तरह से आप अर्थक्वेक वेव्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, जब अर्थ के अंदर से, सपोज ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर में से या मेंटल के आसपास से जब एनर्जीज रिलीज होती हैं तो ये वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती हैं, और इन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, वेव्स ऑफ द एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू अर्थ्स लेयर्स। तो अर्थ की लेयर्स से जो वेव्स बाहर निकल कर आएंगी उन्हें कहेंगे हम सिस्मिक वेव्स। ठीक है, और ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा मूवमेंट, इन सभी का रिजल्ट हो सकती हैं। इनके रिलीज होने के साथ रिलीज होती है एनर्जी, एंड दैट टू इन अब्रप्ट अमाउंट। और जिस पॉइंट पे, अब देखो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये एनर्जी रिलीज होगी उसको फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। और जिस पॉइंट पे, जो जैसे कि मान लो इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई तो इसको कहेंगे फोकस या हाइपोसेंटर। इसके जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस पे जो पॉइंट है उसको कहेंगे हम एपीसेंटर। ठीक है, तो द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज नोन एज एपीसेंटर। और जो इंस्ट्रूमेंट इन सिस्मिक वेव्स को नाप सके, पता लगा सके, मेजर कर सके, उसको कहेंगे सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा सिस्मिक वेव्स हैं क्या।
अब मैं आपसे बात कर रही थी फोकस, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर की। तो देखिए, सपोज कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। अच्छा, अर्थ में एक होता है लिथोस्फीयर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट और मेंटल का कुछ ऊपरी पोर्शन अगर आप मिला लो तो उसको कहेंगे हम लिथोस्फीयर, ठीक है। ये लिथोस्फीयर जो है, क्रस्ट और मेंटल का कुछ पोर्शन, ये लिथोस्फीयर जो है कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये प्लेट्स जो हैं और कुछ नहीं, अर्थ के जो लैंड है उसके कुछ सेगमेंट्स हैं। ओके, लैंड यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसके कुछ सेगमेंट्स हैं। इन प्लेट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इन प्लेट्स के बीच में हमेशा मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। या तो ये एक दूसरे के पास आती हैं, कंप्रेस होती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द मूवमेंट इज, वैसे वैसे कोई फॉल्ट या फोल्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज होती हैं अगर, तो यहाँ ऐसे फॉल्ट क्रिएट हुआ, और इस फॉल्ट क्रिएट होने के कारण सिस्मिक वेव्स जो आई वो इस पॉइंट से रिलीज होना शुरू हुई। अब यहाँ से जब सिस्मिक वेव्स रिलीज होना शुरू हुई तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, और इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एपिसेंटर। ऑलराइट, अब जैसे देखो मैंने सिस्मोग्राफ की बात करी थी, तो ये सिस्मोग्राफ का एक ग्राफ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेंगी 3 तरह की वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ये तीनों और कुछ नहीं, सिस्मिक वेव्स ही हैं। इसमें हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो ये देखिए, पी वेव्स जो हैं सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले अपीयर होती हैं, फिर एस वेव्स अपीयर होती हैं, और सबसे आखिर में मिलती हैं हमको सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स ऐसी हैं जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर कोई वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है अर्थ सरफेस को तो वो है सरफेस वेव्स, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे सिस्मिक वेव्स के टाइप्स की बात की, तो देखो सिस्मिक वेव्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स, एक होती हैं सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी रिलीज होने के कारण, जहां फोकस पे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज होने के कारण अर्थ के विदिन से अर्थ के सरफेस की तरफ ट्रैवल करती हैं। ओके, तो इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक पूरा ट्रेवल करेंगी, इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। सरफेस वेव्स क्या होती हैं, जब यही बॉडी वेव्स अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनसे इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पे भी कुछ वेव्स रिलीज होती हैं जिनका नाम होता है सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स जो हैं ये सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, जबकि बॉडी वेव्स जो हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में भी ट्रैवल करती हैं। नाउ बॉडी वेव्स देखें तो बॉडी वेव्स में 2 हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स को आप प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स को आप सेकेंडरी वेव्स के फॉर्म में जान सकते हैं। तो कुल मिला के 3 वेव्स हो गई, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। ओके, अब देखो पी वेव्स क्या है। पी वेव्स यहाँ पे क्या दिखाती है, प्राइमरी वेव्स को दिखाती है। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट दिखाती है। जैसे कि आप स्प्रिंग को देख लीजिए, स्प्रिंग को आप जिस डायरेक्शन में खींचते हैं उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट दिखाती है, बाहर अंदर जो भी एक्सपांशन कंप्रेशन होता है वो उसी फॉर्म में होता है। ये साउंड वेव्स से सिमिलर है ना, साउंड वेव्स के सिमिलर हैं ये प्राइमरी वेव्स। ओके, और ये सभी सिस्मिक वेव्स में सबसे फास्टेस्ट हैं और लीस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करती हैं और सभी मीडियम्स में ये ट्रैवल कर सकती है। नाउ वेलोसिटी की बात करें तो देखो सिस्मिक वेव्स जो हैं, तो जो ये सिस्मिक वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो अर्थ जो है ये अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना है जिसमें अलग अलग लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है। तो यूजुअली सिस्मिक वेव्स की क्या प्रवृत्ति होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि वो हाई डेंसिटी वाले रीजन्स में, हाई डेंसिटी वाले एरियाज में वो ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पी वेव्स हैं उनकी भी वेलोसिटी सॉलिड्स में ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड्स में और उसके बाद गैसेस में, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स की और उसके बाद गैसेस की। एक तरह से जो ये पी वेव्स हैं वो अर्थक्वेक में एक वार्निंग की तरह काम करती है। ऐसा कैसे, देखो
पी वेव्स क्योंकि सबसे फास्टेस्ट हैं इसलिए ये सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं, और क्योंकि ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं इसीलिए बिना डिस्ट्रक्शन के आपको बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से अर्थक्वेक के बारे में आप वार्निंग दे सकते हो। तो इसीलिए एक अर्थक्वेक वार्निंग के फॉर्म में ये बिहेव करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एस वेव्स की। देखिए एस वेव्स जो हैं वो सेकेंडरी वेव्स ही इसलिए कहलाती हैं क्योंकि सिस्मोग्राफ में ये सेकेंड आती हैं। ठीक है, सेकेंड अराइवल होता है इनका आफ्टर प्राइमरी वेव्स। ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, जैसे लाइट वेव्स होती है ना हमारी, वैसे ट्रांसवर्स होती है नेचर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये वेव्स देखी होंगी इस तरह की, इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। मतलब कि अगर एनर्जी इस फॉर्म में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनका मूवमेंट इस तरह से होता है, इसके वर्टिकल एंड ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर, एनर्जी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनका मूवमेंट होता है, तो इसीलिए इनको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और ये पी वेव्स के बाद अराइव करती हैं सिस्मोग्राफ पे। हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं और हायर डिस्ट्रक्टिव पावर होती है विथ कंपैरिजन टू पी वेव्स। इसके अलावा एस वेव्स जो होती हैं ये फ्लूइड्स से पास नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि सॉलिड से तो इजीली पास हो जाएगी लेकिन लिक्विड एंड गैसेस से पास नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनाती है हमारे पास कि हम कोर एरियाज को, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के कोर एरियाज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएं, और उसमें सेकेंडरी वेव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। सरफेस वेव्स की बात करूं तो सरफेस वेव को एल वेव्स भी कहा जाता है, यानी कि लॉन्ग वेव्स, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स होती हैं। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग पीरियड यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं, और ये सिर्फ सरफेस पे मूव करती हैं, बॉडी के अंदर यानी कि अर्थ के इंटरनल एरिया में मूव नहीं करती, एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। कैसे? क्योंकि देखो जब भी अर्थ के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है, सपोज ये फोकस है, ये एपिसेंटर हुआ। ठीक है, तो एपिसेंटर से ही ये सरफेस वेव्स जो है ना ये एपिसेंटर के जस्ट नेबरहुड से, जस्ट इमीडिएट नेबरहुड से रिलीज होती हैं और सरफेस के अलोंग फ्लो करती हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और सबसे ज़्यादा स्लो होती हैं सिस्मोग्राफ में। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी वेव्स के थ्रू आप जो अर्थक्वेक है उसकी वार्निंग्स तो ईजिली दे सकते हो। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं कि शेडो जोन क्या है। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि हमने सिस्मिक वेव्स के अलग अलग वेव्स की बात की, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव्स की, लेकिन ये सिस्मिक वेव्स एक्चुअल में काम करती किस तरह हैं, इससे हमको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का कैसे पता लगेगा। तो देखो मैंने आपको बताया अर्थ के अंतर्गत बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, जो अलग अलग मटेरियल से, मैटर से बनी हुई हैं, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अंदर जाओगे यहाँ डेंसिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब जो ये एनर्जी वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, ये हर मटेरियल के हिसाब से, हर मैटर के हिसाब से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा रिफ्रैक्ट होने का कंसेप्ट, यानी कि अगर ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से कोई वेव आ रही है तो वो सीधी ना जाके बेंड होगी, चाहे इस साइड चाहे उस साइड। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, डेंसर होगा या रेयरर होगा तो क्या, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ कोई भी रे जाती है, कोई भी वेव जाती है, तो वो अपना पाथ जो है उसको हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देती है, या थोड़ा सा उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो इससे, इस रिफ्रैक्शन से हमको पता चलता है कि अब मटेरियल जो है अर्थ के अंदर का वो चेंज हो गया है, यानी कि लेयर चेंज हो गई है। इसके अलावा सिस्मिक वेव्स जो हैं, मैंने आपको बताया वेलोसिटी इनकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि अगर यहाँ पे क्रस्ट पे मटेरियल जो है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो कम डेंसिटी वाला है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, अंदर और डेंसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, और सबसे अंदर और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे भी मुझे एक तरह से जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो लेयर्स डिफरेंशिएट हो रही हैं वो सब पता चल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे शेडो जोन भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ये शेडो जोन आपको अर्थ का जो कोर है, तीन लेयर्स होती है ना अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो अर्थ का जो कोर है उसको दर्शाएगा शेडो जोन। अब ये शेडो जोन क्या है, देखो जो अर्थ है, अर्थ का जो कोर है,
ये जो कोर है इसमें दो पोर्शन है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है ना वो लिक्विड है, कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और जो इनर कोर है वो है सॉलिड स्टेट में। अब मैंने आपको बताया कि अगर देखो यहाँ पे हम बात करें एस वेव की, सबसे पहले हम एस वेव्स की बात करते हैं। ये हमारा फोकस है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। ये यहाँ से सपोज सरफेस है, सपोज आप ये समझिए क्रस्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्रस्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, और मेंटल के बाद कोर है। तो यहाँ से अगर जब ये एनर्जी रिलीज हुई तो ये रिफ्लेक्ट होते होते आउटर कोर में जा ही नहीं पाई, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है, और आउटर कोर लिक्विड होने के कारण एस वेव जो है लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं कर सकती, लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मैटर में ये ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई कि इनर कोर में भी नहीं जा पाई, क्योंकि आउटर कोर में नहीं गई तो इनर कोर में भी नहीं जा पाई। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है, इतने पूरे एरिया को एस वेव का शेडो जोन कहा जाता है, और ये बाउंड्री दिखाता है आउटर कोर की। अब आते हैं पी वेव की तरफ। पी वेव जो है मैंने आपको बताया ये रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और ये वेलोसिटी भी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। नाउ ये हमारा फोकस है। सपोज मैं मानूं कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। तो जब कोई भी वेव अंदर जा रही है, अंदर मेंटल की तरफ जा रही है, तो वो सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में डेंसिटीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, इसीलिए डाइवर्टेड पाथ आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको ये ऐसा पाथ देखने को मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ तक रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन जैसे ही आउटर कोर आया, आउटर कोर लिक्विड था, तो ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और फिर जब वापस इनर कोर आया, इनर कोर कैसा था, सॉलिड था, तो वापस बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब भी रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो अगर मैं मानूं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 1 अगर रेयरर है और मीडियम 2 अगर डेंसर है, तो जो रे इस तरह जा रही है यहाँ पे, वो रे इस तरह डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यानी कि ये अगर नॉर्मल है और कोई भी रे इस तरह से जा रही थी इसमें, तो वो रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर ये रेयरर नहीं होकर डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो अगर कोई रे इस तरह से आई थी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, ठीक है, रेयरर से डेंसर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल और डेंसर टू रेयरर में टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसीलिए इसका जो रिफ्रैक्शन है पी वेव्स का वो इस तरह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला रीजन था, यहाँ पे ये वाला रीजन और सेम यहाँ पे ये वाला रीजन, ये रीजन जो है पी वेव के लिए शेडो जोन हो गया। तो देखिए यहाँ पे 103 डिग्री जो है, 103 के बियॉन्ड, इस इधर 105 लिखा है, ये एक्चुअल में 103 है, 103 डिग्री के बियॉन्ड एस वेव्स के लिए शेडो जोन होगा, जो आउटर कोर को दिखाएगा। और जो पी वेव है, पी वेव के लिए 103 से लेके 142 डिग्री तक जो है ये शेडो जोन रहेगा, और 142 के बाद जो जोन है ये इनर कोर के प्रेजेंस को दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इनर कोर सॉलिड है। अब देखो अगर दोनों के कॉमन शेडो जोन की बात करूं तो 103 से लेके 142 डिग्री तक दोनों के बीच में कॉमन शेडो जोन है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपका अगली बार जो भी वीडियो आएगा उसमें डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे पहुंच गए हैं। हमने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी? हमने सबसे पहले देखा था कि हमको हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को देखने के लिए। उसमें से एक सोर्स आया हमारे पास सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स के हमने टाइप्स देखे, पी, एस और सरफेस वेव्स। इन सारी वेव्स से ये कैसे ट्रैवल करती हैं ये देखा, और उसके बाद इनके शेडो जोन के बारे में जाना, और उससे समझा कि क्या इनर कोर और आउटर कोर होता है और किस तरह से ये ट्रैवल करेगी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन सभी सोर्सेज से हमको जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारे पास हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए जो हमारा अर्थ है उसको मैं अगर एक पीस के फॉर्म में काटूं, अगर मैं उसको एक ऑरेंज या एप्पल समझूं और उसका एक पीस काटूं तो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये 6378 किलोमीटर जो है, दिस इज द डेप्थ या दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये अर्थ की डेप्थ है 6378 किलोमीटर।
शुरू के 100 किलोमीटर्स जो हैं, ये शुरू के 100 किलोमीटर्स को क्रस्ट कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा, इतना पूरा पोर्शन। और उसके बाद पूरे अंदर तक 63-78 किलोमीटर तक कोर देखने को मिलेगा। इसमें भी जो क्रस्ट है वो आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ आप देखिएगा, ठीक है। तो क्रस्ट जो है इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर। ये आउटर है, ये इनर है। इसको जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है वो है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल में एक होता है अपर मेंटल और एक होता है इनर मेंटल। उसको डिवाइड करने वाला कौन सा है डिसकंटिन्यूटी? रेपीटी। रेपीटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसके बाद आती है बात कोर और मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी की, तो वो है गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और कोर की भी मैं बात करूं तो उसमें भी आउटर और इनर कोर है, ठीक है। तो ये जो कोर्स हैं इनके बीच में है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटीज आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मे राम गाइड लक्ष्मण, ठीक है। मे राम गाइड लक्ष्मण। मे मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रेपीटी जो है वो किसके बीच में है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। फिर है गुटेन्सबर्ग किसके बीच में है? ये है मेंटल और कोर के बीच में। और फिर है लेहमन है आउटर एंड इनर कोर के बीच में। तो मे राम गाइड लक्ष्मण इज द कीवर्ड हियर। ओके, इसके अलावा अब एक होता है लिथोस्फीयर। मैंने आपसे लिथोस्फीयर की बात पहले भी की थी। क्रस्ट का कुछ पूरा क्रस्ट और मेंटल का कुछ ऊपरी पोर्शन जो है ये बनाता है लिथोस्फीयर को, ठीक है। लिथोस्फीयर ही हमारे यहाँ पे प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसके कारण टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके कारण वोल्केनो अर्थक्वेक जैसे फिनोमेना होते हैं। एस्थेनोस्फीयर जो है ये मेंटल का सबसे ऊपरी पोर्शन है। इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, इसमें मोल्टन मैग्मा पाया जाता है और यही एक सोर्स है जिसके थ्रू मैग्मा जो है ये अर्थ सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनोस के फॉर्म में इरप्ट होता है। तो एस्थेनोस्फीयर क्या है? मेंटल का शुरुआती इनिशियल पोर्शन है, जो कि वीक पोर्शन आप कह सकते हो। इतना पोर्शन जो है ये वीक पोर्शन है मेंटल का, और इसमें मोल्टन मैग्मा एग्जिस्ट करता है और इसी के थ्रू अर्थ के सरफेस तक ये मैग्मा पहुंचता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक एक को लेते हैं। यहाँ पे क्रस्ट की बात करें तो देखो, क्रस्ट जो जहां हम खड़े हैं, ठीक है, वो सरफेस जो है वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट में भी दो पार्ट्स हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशनिक क्रस्ट। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और जो ओशन बेड्स हैं वो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। थिकनेस की बात करूं मैं क्रस्ट की, तो देखो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके लिए 50 to 70 किलोमीटर थिक होती है ये क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के लिए। और ओशनिक क्रस्ट की बात करूं तो 5 to 30 किलोमीटर थिक होती है ओशनिक क्रस्ट। यानी कि ज़्यादा थिकर क्रस्ट कौन सी हुई? कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है वो ज़्यादा थिकर हुई। अब जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे तो 70 किलोमीटर तक की थिकनेस हो जाती है क्रस्ट की, ठीक है। ये जो क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट जो है, ये सेडिमेंट्री मटेरियल से बनी है। किससे बनी है? सेडिमेंट्री मटेरियल से। एंड जो लोअर क्रस्ट है ये बेसिकली बनी है बेसाल्टिक एंड इग्नियस रॉक से। अब देखो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको सियाल कहते हैं, सियाल। और ओशनिक क्रस्ट जो है उसको सीमा कहते हैं। सीमा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई मानी जाती है ये। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मानी जाती है कि ये बनी हुई है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइटर फेल्सिक रॉक से बनी होती है, ठीक है। तो ये लाइटर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट जो है ये डेंसर होती है। मैफिक और फेल्सिक क्या है? ये रॉक टाइप्स हैं, ठीक है। फेल्सिक जो है ये लाइटर टाइप है, लाइटर या लेस डेंसर है। मैफिक जो रॉक है ये थोड़ा डेंसर, ज़्यादा डेंसर रॉक टाइप है। तो देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है लेकिन रेयरर है, लेस डेंसर है। ओशनिक क्रस्ट थिन है लेकिन ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। दोनों जो है अलग अलग रॉक टाइप से बने हैं। ये सियाल से बना है तो ये सीमा से बना है। अगर मैं इनके एलिमेंट्स की बात करूं कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो देखो इस फॉर्मेशन में, इस
सीक्वेंस में आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। इसको आप ओसिया के नाम से याद कर सकते हैं, ओसिया, ठीक है, OSIA, ओसिया। एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ की बात करूं तो देखो यहाँ पे आयोसा हो जाता है, IOSM, आयरन, देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम। तो अर्थ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, और अर्थ के क्रस्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इन सब के अलावा एक और चीज़, अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो पूरे अर्थ का वॉल्यूम और मास दोनों ले लो तो अर्थ का क्रस्ट पूरे अर्थ के वॉल्यूम के सिर्फ 1% से भी कम है, और अर्थ का जो क्रस्ट है उसका मास पूरे अर्थ के मास से 1% से भी कम है। तो सोचो आप, क्रस्ट जो है जिसपे हम सब रहते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं, वो 1% से भी कम है अर्थ, टोटल अर्थ के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। तो देखो मेंटल जो है बेसिकली ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोहो डिस्कंटिन्यूटी 100 किलोमीटर पे खत्म होती है, 100 से लेके ये यहाँ तक पूरा मेंटल है, ठीक है, 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक। अब इसमें भी दो मेंटल हैं, अपर एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल का जो शुरुआती पार्ट है वो होता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, और इधर होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए जो भी अर्थ पे होती हैं, जो भी जियोफिजिकल फिनोमेनाज होते हैं, वोल्केनो, अर्थक्वेक, वो इसी लेयर के कारण होते हैं, लिथोस्फीयर के कारण, ठीक है। अब जो लोअर मेंटल है इसके बाद ही एस्थेनोस्फीयर आता है, ठीक है। लोअर मेंटल जो है एस्थेनोस्फीयर के बाद आता है, और मेनली यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं, ठीक है। और जो मेंटल है, मेंटल में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दिखने को मिलेगा 200। तो देखिए जो 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स के कारण जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंटल से शुरू होती हैं कन्वेक्शन करंट्स के फॉर्म में। इनको हम और डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे। एस्थेनोस्फीयर की बात करूं मैं तो एस्थेनोस्फीयर जो है मेंटल का अपर पोर्शन है। ये जो है लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे रहता है 80 to 200 किलोमीटर के एरिया में, जो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है और मैकेनिकली भी वीक होता है, ठीक है। इसके मैकेनिकली वीक होने के कारण ही यहाँ पे जो मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म में देखने को मिलता है, और इसीलिए मोल्टन फॉर्म में होने के कारण यहाँ से एक डक्ट इजीली बन सकती है टूवर्ड्स द सरफेस, यानी कि मैग्मा जो है वो मेंटल से क्रस्ट की तरफ, क्रस्ट सरफेस की तरफ इसी एस्थेनोस्फीयर से होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा हियर, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कोर की। तो देखो कोर जो है वो भी आउटर एंड इनर कोर है। हमने देखा था जो शेडो जोन बनता है वो मेनली इन्हीं दो जोन्स को दिखाता है, ठीक है। अब देखो जो आउटर कोर है ये बेसिकली लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड या गैसेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए वो 103 डिग्री के बाद आपको नहीं दिखती, इसीलिए वो जो पूरा शेडो जोन होता है वो आउटर कोर को दिखाता है। और जो पी वेव्स हैं वो 103 डिग्री के बाद 142 डिग्री तक आपको नहीं दिखती, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हुई होती हैं, और जैसे ही इनर कोर में पहुंचती है, सॉलिड में पहुंचती है, वैसे ही वो रिफ्रैक्ट होके वापस से दिखाई देती है। इसीलिए जो सेकेंड टाइम पी वेव्स दिखाई देती हैं 142 डिग्री के बियॉन्ड, वो इनर कोर को दिखाता है। नाउ जो आउटर एंड इनर कोर हैं ये दोनों मिला के लगभग 16% जो है अर्थ का मास एंड वॉल्यूम का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। और यहाँ पे देखो 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और 5100 किलोमीटर से बियॉन्ड 6378 किलोमीटर तक इनर कोर है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली दोनों निफे से बने हैं, निफे यानी कि आयरन एंड निकल, तो ये दोनों जो है मेनली इन दोनों चीज़ों से बने हैं, आयरन एंड निकल से। इसके अलावा जो मैंने आपसे मेंटल की बात की थी, तो मेंटल जो है ये 83% कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ के वॉल्यूम का, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो 83% अर्थ के वॉल्यूम का कॉन्स्टिट्यूट करता है, और 67% अर्थ के मास का कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, मेंटल। और वहीं जो कोर है वो 16% कॉन्स्टिट्यूट करता है किसका, अर्थ के वॉल्यूम का। बाकी जो 33% लगभग जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है
अर्थ के मास का, और जो कोर है उसी में जो सबसे हैवी मिनरल्स हैं वो सब यहाँ पे लाई करते हैं कोर वाले एरिया में। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की बात करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से ही रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ें उससे पहले फील्ड जानते हैं क्या होता है। फील्ड मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एरिया जिसमें कोई भी अगर बॉडी प्रेजेंट है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। तो अगर इस बॉडी के आसपास ये दोनों बॉडीज भी प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे इन दोनों बॉडीज के कारण जो फोर्स ये वाली बॉडी एक्सपीरियंस करेगी वो और कुछ नहीं, उसको ही फील्ड कहेंगे। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती हूँ अगर मैं, तो इलेक्ट्रिक इसके और इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो ये बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूँ तो ये बॉडी इन दोनों बॉडीज के मासेस के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर ये एक फील्ड है और यहाँ पे ये एक बॉडी है तो दूसरी बॉडीज के इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो ये बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे magnetic field determines how electric currents exert a force on other electric current। ठीक है, और हमारे अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर में जो आयरन है दैट इज इन मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, और इसी लिक्विड फॉर्म के आयरन के कारण यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं आउटर कोर में, और यहाँ पे एक कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस इफेक्ट बेसिकली अभी के लिए आप ये समझिए कि अर्थ जब रोटेट करता है तो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण जो भी अर्थ का मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है। तो कोरियोलिस इफेक्ट और आउटर कोर के कन्वेक्शन करंट्स के कारण हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसी को बोलते हैं डायनेमो थ्योरी। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में समझें तो जो मोल्टन आयरन हमारे आउटर कोर में, आउटर यहाँ ध्यान रखना, आउटर कोर में जो हमारे मोल्टन आयरन प्रेजेंट है उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है अर्थ। मैग्नेटोस्फीयर की बात करूं अगर मैं, तो देखो मैग्नेटोस्फीयर क्या है, यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए ये जो है सेंटर में ये है हमारा अर्थ। ठीक है, और ये जो पूरा आपको ये लाइट ब्लू रीजन दिख रहा है ये पूरा है मैग्नेटोस्फीयर। ये स्फीयर और कुछ नहीं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, और यहाँ ये जहाँ पे खत्म होता है इसको कहते हैं मैग्नेटोपॉज। ये जो सोलर विंड्स बाहर से सोलर सिस्टम और आउटर सिस्टम से आ रही है इससे ये मैग्नेटोस्फीयर जो है ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इन सोलर विंड से। अगर ये मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो सब कुछ उड़ गया होता सोलर विंड्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये रीजन क्या है, इट इज डिफाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ सोलर विंड। ठीक है, विच अदरवाइज वुड हैव स्ट्रिप्ड अवे द अपर एटमॉस्फेयर। तो अगर ये मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो हमारे अर्थ पे जो अपर एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं होता। ओके, अब देखिए ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अर्थ के पास मैग्नेटोस्फीयर है वैसे ही सन के पास भी मैग्नेटोस्फीयर होता है जो पूरे सोलर सिस्टम को कवर करता है, और ये मैग्नेटोस्फीयर का नाम क्या है, इसका नाम होता है हेलियोस्फीयर। ठीक है, ये जो इंटरस्टेलर विंड्स हैं, जो सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाली विंड्स हैं, उसको सोलर सिस्टम को उन विंड्स से बचाता है हेलियोस्फीयर। उसी तरह मैग्नेटोस्फीयर जो है ये अर्थ को सोलर विंड से बचाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि है ऑरोरा लाइट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ब्यूटीफुल लाइट्स आपको दिख रही हैं ये नेचुरल लाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए या फिर यहाँ पे आप देखिए, तो ये सब जो है ये नेचुरल लाइट्स हैं, इनको कहते हैं ऑरोरा। ठीक है, ऑरोरा इफेक्ट भी कह सकते हो, ऑरोरा लाइट्स भी कह सकते हो। ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको देखने को मिलेगी। तो जो ये ऑरोरा लाइट्स हैं ये आपको अर्थ के नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के आसपास आपको ये लाइट्स देखने को मिलती हैं, इस तरह की लाइट्स। ठीक है, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें आपको स्काई में ग्रीन, पिंक, येलो इस तरह की कुछ लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो ये ल्यूमिनस ग्लो है। ठीक है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में दिखता है। तो देखिए ये अपर एटमॉस्फेयर याद रखना, यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में ये लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी अर्थ के, और
और इनका अगर मैं बात करूं कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो देखो ये जो हैं ये सोलर विंड्स के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स, देखो ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये है मैग्नेटोस्फीयर, यहाँ से आ रही हैं सोलर विंड्स। तो सोलर विंड के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो जो ये सोलर विंड से पेनिट्रेट होके कुछ चार्ज्ड पार्टिकल हमारे आयनोस्फीयर में आ जाते हैं, और इस आयनोस्फीयर में आने के कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं उनको एनर्जी दे देते हैं। अब कोई भी एटम को अगर एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट करता है, एक्साइट होने के बाद जब उसको एनर्जी लूज करता है वो, तो कुछ एनर्जी रिलीज करते टाइम कुछ लाइट एमिट होती है। ये लाइट एमिट होती है इन ऑरोरा लाइट्स के फॉर्म में। तो सम ऑफ दीज पार्टिकल्स penetrate the ionosphere and collide with the atoms there. Here it results into the excitation of oxygen and nitrogen molecule electron, and इसके बाद जब ये एक्साइट होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो ये फोटोन्स को एमिट करते हैं, जो कि अलग अलग लाइट्स के फोटोन्स होते हैं, और इन्हीं को ऑरोरे कहते हैं। ये जो ऑरोरा लाइट्स हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लाइंस में ही, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उन्हीं के पाथ को फॉलो करते हुए प्लैनेट के ऊपर जो हायर एल्टीट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि पोल्स के आसपास ये ऑरोरा लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था। नाउ लास्ट हमारा आज का टॉपिक है वेन एलन बेल्ट। देखो वेन एलन बेल्ट क्या है, हमने यहाँ मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोस्फीयर की बात की थी। ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहे हैं ना, दो बेल्ट, एक तो ये और एक ये हैं वेन एलन बेल्ट्स। ये और कुछ नहीं है, ये रेडिएशन बेल्ट हैं विच आर द जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सोलर विंड। तो ये सोलर विंड के कारण ही ये दो बेल्ट्स जनरेट हुए हैं अर्थ के आसपास, जो एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखते हैं, सो दैट वो सोलर विंड जो है, जो इसमें ट्रैप्ड है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन यही जो बेल्ट्स हैं ये फिर जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनके लिए थोड़े डेंजरस जोन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का जोन है, और सोलर विंड से ओरिजिनेट होते हैं, हेल्ड अराउंड द प्लैनेट बाय प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये वेन एलन बेल्ट बनते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक टायर शेप्ड रीजन्स हैं ये, जिनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आज का हमने पूरा टॉपिक, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आज का एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट इज थिनर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले ओशनिक क्रस्ट क्या डेंसर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो हाँ जी है, ठीक है। और सेकंड है ओशनिक क्रस्ट इज थिनर कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट डेंसर भी है और थिनर भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। इसी तरह के और MCQs, इसी तरह के और लेक्चर्स और कंटेंट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट्स हों आपके वो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगली बार हम उनको सभी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।